Good morning, students. In our last class, we were discussing the position of elements in the modern periodic table, right? जो मैनलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो कुछ रीजंस के कारण फेल हो गई थी एंड व्हाट वर दोज रीजंस। बेसिकली हाइड्रोजन की पोजीशन को वो प्लेस नहीं कर पाए थे, हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था मैनलीव की पीरियोडिक टेबल का। इसके अलावा कुछ और लिमिटेशंस भी हम लोगों ने देखे थे मैनलीव की पीरियोडिक टेबल के, राइट। और इन चैलेंजेस को या इन कमियों को दूर करने के लिए एट लास्ट हमारे पास आई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मोस्ले ने दी थी, जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि देर वर इन टोटल, उसको एक बार शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देर वर इन टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स इन दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये जो 18 कॉलम्स थे उनको बोला गया था ग्रुप्स, राइट। और इसके अलावा 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी और इन हॉरिजॉन्टल रोज को बोला गया था पीरियड्स, राइट। तो हमारे पास टोटल 18 कॉलम्स थे जिनको कि बोला गया था ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको कि बोला गया था पीरियड्स। इसके अलावा उन्होंने हमको ये बोला था कि जितने भी एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे हैं, राइट, किसी भी ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, राइट। मतलब कि उन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं वो ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं, और उन दोनों में ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे वो सेम होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला था कि सेम पीरियड्स में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उन सब में जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। ये चीज़ भी हम लोगों ने देखी थी। और ये जो शेल्स हैं उनके नाम होते हैं KLMN। पहला शेल है तो उसका नाम होगा K, सेकेंड है तो L, थर्ड है तो M। बेसिकली अभी हमको 10th क्लास के हिसाब से केवल KLM और N इतना पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। सो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी इन आवर लास्ट क्लास। अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और अगर सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं तो उनमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम रहेंगे, राइट। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम की बात करूं तो दोनों में ही एक शेल रहता है। उसके अलावा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब की अगर मैं बात करूं तो उनमें जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल रहते हैं वो 2 रहते हैं नियॉन तक, राइट। इसके बाद सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम में एक और वैलेंस शेल आ जाता है। तो सेम पीरियड में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक उनमें नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो सेम है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड। नाउ पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में, तीसरे और चौथे, हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं। तो वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द वेरियस शेल्स। किसी भी पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे ये चीज़ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होंगे उस बेसिस पर। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस इन द हायर क्लासेस। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फिलिंग होती है
किसी भी जो अभी हम लोगों ने शेल पढ़े KLMN, उन सभी शेल्स के अपने अपने सब शेल भी होते हैं, राइट। मतलब ये जो शेल हैं वो बड़े हैं, इनके अपने छोटे छोटे सब शेल्स भी होते हैं। उन सब शेल्स के नाम होते हैं SPDF। इन सब के बारे में आप लोग आगे ही क्लासेस में पढ़ेंगे, सो वी शैल जस्ट नॉट डिस्कस इट हियर इन दैट मच डिटेल, बट जस्ट हमको पता होना चाहिए, राइट। Recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in the shell depends on the formula 2n square। किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं ये डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, दैट इज़ 2n स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे। ये चीज़ मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। वेयर दिस n इज़ द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं सेकेंड शेल की बात कर रहा हूँ तो n की वैल्यू 2, थर्ड में n की वैल्यू 3, फोर्थ में n की वैल्यू 4, और इस तरीके से जैसे जैसे हम शेल्स इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे n की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, फर्स्ट शेल का नाम है K शेल, राइट। हमको पता है फर्स्ट शेल इज़ K, सेकेंड इज़ L, थर्ड M, देन N, राइट। तो अगर फर्स्ट शेल की हम बात करें तो K शेल में चूँकि K का नंबर 1 होता है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज़ 2, राइट। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 एलिमेंट्स। वैसे ही अगर मैं L शेल की बात करूँ तो L शेल में 2 की वैल्यू जो है वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 4, एंड 4 2 ज़ा 8। मतलब कि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 8 एलिमेंट्स। अगर हम M शेल की बात करें तो M शेल में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर इज़ 9, एंड 9 2 ज़ा 18, राइट। बट द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो द थर्ड पीरियड ऑल्सो हैव ओनली 8 एलिमेंट्स। तो हालांकि आना उसमें 18 एलिमेंट्स चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, बट हमने पढ़ा था इसके प्रीवियस चैप्टर में कि हर एक एटम जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्टेट का मतलब होता है 8। तो इसीलिए एम शेल में कैपेसिटी उसकी होती है 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, लेकिन फिर भी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं। और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो जाते हैं तो वो उसके बाद एन शेल में चले जाते हैं, राइट। आना उनको एम शेल में चाहिए बट वो जाते हैं एन शेल में। इसके पीछे का जो रीज़न है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा होता है। अभी के लिए हमको सिर्फ इतना समझना है कि जैसे ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो सेम शेल में आने की बजाय जो अपकमिंग शेल होता है, जो नेक्स्ट शेल होता है, उसमें चले जाते हैं, राइट। नाउ द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर आएगा, उस पोजीशन से हमको काफ़ी कुछ पता चलता है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। मतलब कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, उस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी कितनी होगी, राइट। As you have learned, the valence electrons determine the kind and number of bond formed by an element। जैसा कि हमको पता है कि कोई भी एलिमेंट किस तरीके के बॉन्ड बनाएगा, किस तरीके से पेयरिंग करेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? तो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। तो अगर नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मतलब अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो वो एटम्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि कुछ ऐसे एटम्स जिनका कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उसके अगर आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, उनको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने की और कंपाउंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। अगर इसके एग्ज़ाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं दैट इज़ हीलियम,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड दिस UUO। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये इनर्ट गैसेस हैं। ये इनर्ट गैसेस इनको इसलिए बोला क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और चूँकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड होगा इसीलिए ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्ट करके बॉन्ड जो है वो नहीं बनाएंगे, राइट। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर कॉल्ड एज द इनर्ट गैसेस और द नोबल गैसेस। Can you say why Mendeleev's choice of formula of compound as the basis for deciding the position of an element in his table was a good one? तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले डोबर्नर ने अपने ट्रायड्स बनाए थे, फिर न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स बनाए थे। तो उन्होंने भी किसी न किसी बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, राइट। बट उनका जो अरेंजमेंट का तरीका था उसको उतना अप्रोप्रिएट नहीं माना गया, जबकि जो मेंडलीव का तरीका था उनको अरेंज करने का उसको काफ़ी अप्रोप्रिएट तरीका माना गया और उसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, राइट। तो व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड दिस थिंग? क्या रीज़न हो सकता है कि मेंडलीव की चॉइस को, मेंडलीव ने जिस फॉर्मूले का यूज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने कंपाउंड्स को अरेंज किया, उसको इतना इम्पॉर्टेंट या उसको इतना वेरीफाइंग माना गया? ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? सो हाउ वुड दिस लीड टू एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप? और किस तरीके से उन्होंने सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप्स में प्लेस किया? उनको कैसे समझ में आया कि किस तरीके से एलिमेंट्स को प्लेस किया जाए जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, राइट। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से उन्होंने डिटरमाइन करी, तो और फाइनली किस तरीके से हमारे पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ ट्रेंड्स हैं, राइट। मतलब उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि हमको इम्पॉर्टेंट समझनी है। बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किन किन चीज़ों पर बेस्ड थी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले वैलेंसी आप लोगों ने पढ़ रखा है, अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी निकलती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। इसके अलावा एटॉमिक साइज़ हमने पढ़ा है। एटॉमिक हर एक एटम का जो साइज़ होता है वो एक की एस्पेक्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनकी मेटलिक एंड नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में हमने सारे एलिमेंट्स की जो मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिस्कस की हैं। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई एलिमेंट मेटलिक होगा या नॉन मेटलिक होगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल में डिस्कस की है, राइट। तो क्या बेसिकली क्या ट्रेंड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, वो सारे ट्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। Today we have completed the modern periodic table, which is the very important topic. So that's all for today. The next and the last topic of the chapter we are going to study in our next class. Okay, so that's all for today. Thank you.